हेलो। हाँ तिलक, अभी अभी भेजा है ना, देखो अभी ग्रुप पे आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, अभी और बच्चों को ज्वाइन कर लेने देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों को आज ये देखना था कि न्यूटन्स के लॉ जो हमने पढ़े हुए थे उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे ना। तो पहले वो अप्लाई करने के रूल हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं। तो हमें अब देखना है आज हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट लॉ में तो कुछ ऐसा होता नहीं है जो आपको अप्लाई करना है। सेकेंड और थर्ड लॉ को ही अप्लाई करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सेकेंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट तो बस लॉ ऑफ इनर्शिया था ना, तो उसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है उसके लिए कि कैसे अप्लाई करें। तो देखो सबसे पहला हमारा होगा, सबसे पहले हमें काम करना रहेगा जब भी हम कोई प्रॉब्लम में न्यूटन के लॉ अप्लाई करने जा रहे होंगे, तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि इसमें जो गिवन सिचुएशन है। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे थे। ओके ओके, उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करानी थी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब ये पहले मुझे को करा लेने दो, फिर इसी में करा दूंगा ना वो भी प्रैक्टिस। या चलो करा ही देता हूँ पहले, रुक जाओ 1 मिनट, करा ही देता हूँ पहले। चलो हम लोग एफबीडी की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो लास्ट टाइम हमने कुछ एक प्रॉब्लम किए थे ना फ्री बॉडी वाले। कौन कौन से किए थे? एक स्ट्रिंग वाला किया था और एक कोई सरफेस पे रखा था, दो किए थे ऐसे ना। चलो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक ब्लॉक है और उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये दो ब्लॉक ऐसे सरफेस पे रखे हुए हैं, तो इनका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।
M1 M2 के बीच में मान लो नॉर्मल जो लग रहा है उसको N1 बोल रहे हैं, और M2 और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो N2 है ना। फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना यहाँ पे कोई भी। तो देखो यहाँ पे हम FBD में क्या क्या बनाएंगे, जैसे हम M1 का FBD बनाएंगे जब, तो इसमें क्या कर रहे होंगे, M1 वाले क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इस पे नीचे को mg लग रहा होगा, इसका वेट, प्लस वेट की वजह से क्या होगा, ये नीचे वाले सरफेस को प्रेस करेगा ना, तो नीचे वाला सरफेस इस पे ऊपर को नॉर्मल लगा रहा होगा ना, तो ये M1 पे ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे। M2 का जब बनाएंगे FBD, तो M2 पे क्या लग रहा होगा, इस पे नीचे को इसका वेट लग रहा होगा M2G, और यहाँ पे देखो इस पे जो N1 ऊपर को लगाया, ये किसने लगाया N1, M2 ने M1 पे ऊपर को नॉर्मल लगाया है ना, तो एक्शन रिएक्शन M1 M2 पे नीचे को नॉर्मल लगाएगा, तो यहाँ पे एक नीचे को N1 लग रहा है एक्शन, इसका रिएक्शन फोर्स। M2 ने M1 पे ऊपर को N1 लगाया, तो M1 वाला इस पे नीचे को N1 लगा रहा है ना, एक्शन रिएक्शन। अब ये दो फोर्सेस की वजह से mg और n1 की वजह से ये क्या होगा, ग्राउंड को प्रेस करेगा ना, ग्राउंड को प्रेस करेगा तो नीचे ग्राउंड से क्या आएगा, एक ऊपर को नॉर्मल आएगा, तो यहाँ पर ऊपर को एक नॉर्मल आ रहा होगा। तो M2 पे ऐसे ये 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। भावेश ये करना है, देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जैसे हमने M1 का FBD बनाया, M2 का FBD बनाया, ये हो सकता है M1 प्लस M2 का भी FBD बनाना हो ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोला जाए FBD ऑफ M1 प्लस M2 दोनों का FBD बनाना है, तो वह उस टाइम पे हम क्या करेंगे, दोनों को हम एक सिस्टम ले लेंगे ना, M1 प्लस M2 को हम लोग ऐसे सिस्टम ले लेंगे, इसको ऐसे बना देता हूँ। भावेश अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो ना, ऐसे हमने ले लिया। सर M2 वाले में हाँ M1 का भी वेट लगेगा ना। नहीं ना भाई, जिसका जो वेट होता है उस पे ही लगता है ना, इसके वेट की वजह से M2 पे नॉर्मल लग रहा है। देखो यहाँ पर नीचे को जो N1 है ये वही है ना, यहाँ पे देखो जब इनको बैलेंस करोगे तो N1 की वैल्यू कितनी है, M1G, तो यही M1G नीचे को इस पे लग रहा है M2 पर ना, इनके अच्छा, बीच में नॉर्मल लगता है ना, इसका वेट इस पे ही लगेगा, इसका वेट इस पे ही लगेगा ना, इनके वेट की वजह से नॉर्मल आ जाता है, वो लगता है। ठीक है, समझ आया ना। हमेशा ध्यान रखना है ना, जो जिसका वेट होता है उसी पे लगता है ना, जैसे ये भावेश ने डाउट पूछा
ऐसा डाउट बहुत लोगों को रहता है कि वो उसका वेट नीचे वाले पे भी लगेगा। ऐसा नहीं होता ना, उनके वेट की वजह से ये नॉर्मल आ गया ना। अब M2 वाले पे नॉर्मल M2 वाला इस पे ऊपर लगा रहा है, तो M1 एक्शन रिएक्शन नीचे लगा रहा है। अब अगर हम दोनों का एक साथ FBD बनाए, दोनों का एक साथ FBD बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दोनों का वेट नीचे को एक्ट कर रहा होगा। FBD में हम इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते ना, केवल एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो ये टोटल इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है बाहर से, M1 प्लस M2G। और इस पूरे सिस्टम पर यहाँ ग्राउंड से एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर को ना। अब यहाँ पे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नहीं दिखाएंगे ना, इंटरनल फोर्स को FBD में नहीं दिखाएंगे ना। M1 M2 क्या है, जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों का इंटरनल फोर्स है। अब सेम वे में यहाँ पे ड्रॉ करो अगले प्रॉब्लम में। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन T1 है और यहाँ की स्ट्रिंग का टेंशन T2 है। हाँ श्रेयस, mg तो नीचे ही लगता है भाई, नीचे नहीं लगेगा। कभी ऊपर लगने लगेगा तो हम लोग हवा में उड़ जाएंगे उस टाइम पर। वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है ना। तो देखो इसमें हमें M1 और M2 का FBD ड्रॉ करना है। इधर का टेंशन T1 लेना है, इधर का T2 लेना है ना। तो अब यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या होंगे, M1 पे नीचे को M1G लग रहा होगा, उसका वेट। और स्ट्रिंग यहाँ पे क्या करोगी, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में टेंशन T1 है तो इस टेंशन की वजह से स्ट्रिंग क्या करेगी, इसके दोनों एंड पे जो भी कनेक्टेड होंगे उनको पुल करेगी ना। टेंशन इज ए पुलिंग टाइप ऑफ फोर्स। तो पुल करना मतलब नीचे वाले को ऊपर को पुल करेगी और ऊपर वाले को नीचे को पुल करेगी। सेम वे में अब ऊपर वाले पे वेट पे देखोगे M2 पे, तो M2 पे क्या लग रहा होगा, नीचे को इसका वेट लग रहा होगा। और ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या कर रही होगी, इसको पुल कर रही होगी ऊपर को, और सीलिंग को ये नीचे को पुल कर रही होगी। तो अगर हम अलग अलग FBD में दिखाएंगे तो यही चीज दिखा देंगे। M1 का जब हम FBD बनाएंगे तो M1 पे क्या फोर्स लग रहा है, नीचे को M1G, और इस पे ऊपर को टेंशन। फिर जब हम M2 का FBD बनाएंगे तो F2 पर नीचे को इसका वेट प्लस नीचे को स्ट्रिंग का टेंशन, और ऊपर को क्या लग रहा है, T2। अगर हमने M1 और M2 दोनों का FBD बनाया, M1 प्लस M2 दोनों का FBD बना रहे हैं, तो वहां पे क्या दिखाएंगे, ना हमने M1 और M2 और उनके बीच की स्ट्रिंग इतने को सिस्टम पकड़ा है। तो इस पे फोर्सेस क्या दिखाएंगे, नीचे को कितना लग रहा है, दोनों का वेट M1 प्लस M2 इंटू G। और इस पूरे, हाँ ध्रुविल वो है, बट अभी अभी हम लोग FBD की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी ना। और ऊपर को लग रहा होगा, ऊपर को केवल कौन सा टेंशन लगेगा, T2 ना। T1 यहाँ इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो M1 और M2 का ये FBD हो जाएगा।
नोट हो गया ना? नहीं आयुष ना, जो भी इंटरनल फोर्स होता है उसको हम एफबीडी में नहीं दिखाते ना। यहाँ पे अगर हमने M1 M2 दोनों को सिस्टम ले लिया तो ये पूरा पार्ट हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर का फोर्स नहीं दिखाते, बाहर का दिखाते हैं। पार्थ यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि M1 M2 के बीच में क्या फोर्स है ना, क्योंकि वो अपना सिस्टम है। सिस्टम में जो भी होते हैं उनके बीच का फोर्स नहीं देखते हैं, बस उस पे बाहर का फोर्स देखते हैं। सपोज कोई ब्लॉक को हमने ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ना, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसकी हमें एफबीडी बनानी है। ये यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है। या एक काम करो, यहाँ पे अभी फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा है ना, तो रेस्ट छोड़ो, स्मूथ सरफेस ले लो। हाँ, फ्रिक्शन को अभी जीरो ही लो ना, स्मूथ सरफेस है, ये रखा हुआ है। रखा है मतलब वो मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो रुकेगा नहीं, चल रहा होगा। बट आप उसको चलते हुए उसका एफबीडी बना दो ना, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा दो। एफबीडी ऐसा नहीं है कि केवल जो रेस्ट पे होगा उसका ही बनता है ना, जो चल रहा होता है उसका भी बनता है। तो यहाँ पे देखो फोर्सेस क्या क्या लग रहा होंगे। एक तो नीचे को mg लग रहा होगा, mg हमेशा नीचे को लगता है, ध्यान रखना। और नॉर्मल हमेशा जिस सरफेस पे हम लगा रहे हैं उस सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है, नॉर्मल इधर को लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के एफबीडी में क्या क्या दिखाओगे? हाँ, बस आप ये दिखा दोगे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg और एक ऐसे नॉर्मल ना। नॉर्मल हमेशा जिस जो लगा रहा होगा सरफेस उससे 90 डिग्री पे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। श्रेयस, ये जो mg है ना, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो उसी के कंपोनेंट आएंगे, इधर को mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा ना। अभी हमने रिजॉल्व नहीं किया है ना, अभी बस हम लोग क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा रहे हैं ना, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग। एफबीडी में बस हम फोर्स दिखाते हैं क्या क्या लग रहे हैं। और हमेशा नॉर्मल कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक और एफबीडी बना लेते हैं। सपोज कोई रॉड को हमने ऐसे रखा हुआ है ना, ये कोई सरफेस था ग्राउंड,
उस पे एक रॉड को रखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला सरफेस रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेना है। ये ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर को लग रहा होगा ना, नहीं तो ये स्लिप करके इधर चला जाएगा। इसका मास m ले लो। यहाँ पे इस सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा n1 लगेगा, और यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो n2 है। ये स्मूथ रॉड है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, यहाँ पे केवल फ्रिक्शन है। तो अब इसका FBD बनाओ। हमेशा याद रखो, जहां पे भी एक पॉइंट अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल दिखाते हैं ना। अगर एक सरफेस और एक पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल दिखाएंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ नॉर्मल का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा ना। तो रॉड का देखो क्या क्या बन जाएगा BD में ना, इसका मास m है, तो इसका सारा का सारा वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे को m1g। यहाँ पे ग्राउंड से एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर को n1, और ये बोल दिया गया ना फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, तो अभी फ्रिक्शन पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बता दिया था, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। नॉर्मल यहाँ पे कैसे लग रहा होगा, अब ये वाला जो इस पे नॉर्मल लगाएगा वो इधर लगाएगा ना, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ना, इधर को एक ऐसे n2 लग रहा होगा ना, ये 90 डिग्री पर ना, टोटल इतने फोर्स लग रहे होंगे ऐसे। श्रेयस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एक्सटेंडेड बॉडी में उसके अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट पे दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बट अभी तू वो सब की टेंशन नहीं लेना, वो तुझे अभी जरूरत नहीं पड़नी वो सब। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ना, तो उसमें FBD बनाने की और प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो अप्लाई करने में लॉ मतलब कौन कौन से लॉ होंगे, मेनली सेकेंड लॉ है एंड थर्ड लॉ, इन्हीं को अप्लाई करना रहता है ना। फर्स्ट लॉ में कुछ है ही नहीं ऐसा जो अप्लाई करने को। तो इसमें देखो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे, और स्मूथ ग्राउंड है, आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो थीटा एंगल पे, तो हमें अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो जहां पे भी हमें प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि
हमारा सिस्टम कौन है, किस पे हमें न्यूटन का लॉ लगाना है। तो हम जैसे यहाँ पे सोचेंगे कि इस ब्लॉक पे लगाना है ना, ग्राउंड पे नहीं लगाना है ना, किस पे लगाना है, हमारे ब्लॉक पे। कई बार एक से ज्यादा ब्लॉक होंगे तो हमें किस पे लगाना है, हमें पहले वो सोचना होता है ना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द सिस्टम। ठीक है, क्लियर है सबको। सबसे पहला स्टेप आप क्या लगाओगे, सिस्टम आइडेंटिफाई करोगे कि किस पे आप न्यूटन का लॉ लगाने जा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे हमने, अगर इसके लिए हमने मान लो इसको सिस्टम लिया, तो इस ये हमारा सिस्टम हो गया ना, ये हमारा मान लो सिस्टम है। सिस्टम हम किसी को भी ले सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। फिर सेकेंड स्टेप होगा, जो भी हमने सिस्टम आइडेंटिफाई किया है उस पे हम लोग सारे फोर्सेस सोचेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ना। तो ना हम लोग फिर सोचेंगे कि भाई जो हमारा सिस्टम है उस पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं ना। तो जैसे हमने, जैसे ये हमने सिस्टम लिया, तो इस सिस्टम पर हमने दिखाया केवल ये एफ है, लेकिन क्या ये केवल यही एफ लग रहा है, और भी फोर्सेस लगते हैं जो हम शो नहीं करते ना, वो हमें खुद से सोचना होता है। जैसे हमें पता है कि नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है। अगर ये फ्रिक्शन होता है, यहाँ रफ है तो फ्रिक्शन लगता है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगता। तो हम वहां पे क्या करेंगे, खुद से फोर्सेस को फाइंड करेंगे ना कि क्या क्या और फोर्सेस लग रहे हैं ना। सारे फोर्सेस गिवन होंगे ऐसा नहीं है ना, कुछ फोर्सेस हमें खुद से सोचना पड़ता है। जब हम सारे फोर्सेस देख लेंगे तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसका एफबीडी बना लेंगे ना, उसका फिर एफबीडी बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई ये हमारा मास है, तो हमने उसका एफबीडी बना लिया। नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल, अभी ये स्मूथ सरफेस है, और इधर को एफ लग रहा है ना। तो ये तीनों स्टेप हो गए ना, हमने एन और mg खुद से आइडेंटिफाई किया और फिर उसको लेकर के एफबीडी बना लिया। फिर नेक्स्ट में है, हम लोग अब यहाँ पे एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्सिस लेंगे और फोर्सेस को उनके अलोंग रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि ये किधर को जाने वाला है। अगर हमने ऐसे एफ फोर्स लगाया तो ये इधर को जाएगा कुछ, किसी एक्सेलरेशन से। तो हम अब एक्सिस लेंगे, हमने मान लिया इधर को मान लिया एक्स एक्सिस है, और ऊपर को मान लिया वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। हमने मान लिया यहाँ ऐसे और ऐसे एक्सिस है। एक्सिस जरूरी नहीं है कि आप बॉडी पे बना के ही दिखाओ, हम ऐसे साइड में भी दिखा सकते हैं ना। हम ऐसे सोच लेंगे कि इधर को हम एक्स एक्सिस लेंगे, ऊपर को वाई एक्सिस लेंगे। तो अब हम जब एक बार एक्सिस ले लेंगे तो जिधर भी हमने एक्सिस लिया है, यहाँ जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं, सब कुछ एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो जिधर भी एक्सिस लेंगे उधर को हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, नॉर्मल ऑलरेडी वाई एक्सिस में है, mg ऑलरेडी वाई एक्सिस में है, केवल f को रिजॉल्व करना है। तो हम f को रिजॉल्व करके ऐसे दिखा देंगे। f का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल है उधर कंपोनेंट कितना आएगा, f cos थीटा ना।
और ऊपर को कितना आएगा एफ साइन थीटा, प्लस ऊपर को नॉर्मल लग रहा है और नीचे को mg लग रहा है ना। ऐसे हम लोग एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग। फिर हम लोग करेंगे अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो इसमें लॉ में क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे और वो बराबर होगा मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स में अलग सॉल्व कर लेंगे, वाई एक्सिस में हम अलग लगाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, उन सब का सम बराबर कर देंगे m इंटू ए ना। ये हमन ने क्या किया, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस किया है बराबर m इंटू ए एक्स में, एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे एक्स वाला। सेम वे में नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर जेड में भी होगा तो जेड में भी यही सेम चीज लगाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, जो ही नहीं कि हर तरफ एक्सेलरेशन हो, जो वहां पे नहीं होगा वो पार्ट जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ रिजॉल्व करने में ओम, ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी फोर्स है और वो कोई लाइन से थीटा एंगल बना रहा है ना, या तो आपने अभी वेक्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो उस फोर्स का उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर इंटू कॉस थीटा आता है ना, और उसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो बस मैंने वही लगा दिया है ना, ये एफ कॉस थीटा इधर आएगा, एफ साइन थीटा ऊपर को आएगा। यहाँ पे देखो जो भी हम फोर्सेस का सम करेंगे ना, इसका मतलब होता है सम करना, ये जो साइन है ना सम करना, सारे फोर्स को सम करो। तो जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उसको प्लस में लिखो, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसको माइनस में ना, ऐसे करके सबको सम कर देंगे ना। तो अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे इस वाले सिचुएशन में, तो ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ ना, या यहीं पे चलो बता देता हूँ ना। अगर मान लो ये इधर को जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसका वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना हो रखा है, ये वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है ना, ग्राउंड पे चल रहा है एक्स एक्सिस में। तो हम लोग यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस में क्या हो रखा है, एक्स एक्सिस में टोटल फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए, तो इससे ए की वैल्यू आ गई एफ कॉस थीटा अपॉन में एम। और वाई एक्सिस में जब करेंगे तो वाई एक्सिस में ऊपर को क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एन, और नीचे को एम जी लग रहा है, और ये बराबर होगा एम इंटू ए कितना है वाई एक्सिस का, जीरो। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एफ साइन थीटा प्लस एन बराबर होगा एम जी। अगर हमें एन निकालना होगा तो हम यहां से एन निकाल सकते हैं। इस चीज को देखो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, कि अगर ये वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस है, तो हम इनका मैग्नीट्यूड इक्वल लिख देते हैं, हम बोल देते हैं एफ साइन थीटा प्लस एन बराबर होगा एम जी के ना। हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, सबको साइन के साथ लिखा बराबर जीरो, नेट कितना है जीरो। हम बैलेंस करके भी ऐसे लिखते हैं या फिर नेट निकाल के जीरो कर देते हैं, दोनों सही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये नोट कर लो, अब इनको अप्लाई यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सब।
अब देखो कुछ हम लोग पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। मान लो हमने एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे सस्पेंड किया है और हमें यहाँ पे बोला जाए कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो हो जाएगा सबका। हाँ, हम बोलेंगे टी इक्वल टू एम जी। हमने कैसे सॉल्व किया? हमने सोचा इस पे नीचे को लग रहा है एम जी और ऊपर को लग रहा है टेंशन, और ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? 0। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी ने एम जी को बैलेंस कर रखा है, तो हम बोल देंगे टी इक्वल टू एम जी। या तो ऐसे सोचेंगे, या फिर हम ऐसे सोचेंगे कि वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए, बट वाई में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो हम बोलेंगे ऊपर को प्लस टी है, नीचे को एम जी है, और वो बराबर 0। तो टी बराबर एम जी। तो आपको जो भी सही लगे, मोस्टली हम लोग ऐसे करते हैं ना कि टी और एम जी बैलेंस है, तो सीधे लिख देंगे टी इक्वल टू एम जी। खुशी म्यूट रखो। अब आपको यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग का टेंशन बताना है। फाइंड T1 एंड T2। हाँ, T1 इक्वल टू M1G और T2 इक्वल टू M1 प्लस M2G। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे? हम देखो यहाँ पे जब M1 को देखेंगे तो M1 पे क्या फोर्स लग रहा है? नीचे को M1G और ऊपर को T1। और M2 को देखेंगे तो M2 पे क्या लग रहा होगा? ये स्ट्रिंग जो है वो पुल कर रही होगी ना, तो इसको नीचे को पुल कर रही है, इसको ऊपर को। तो यहाँ पे एक तो नीचे को लग रहा होगा T1 प्लस इसका खुद का वेट M2G। और वो सब किससे बैलेंस हो रहा होंगे? जो यहाँ पे ऊपर को T2 लग रहा होगा ना, M2 पे ऊपर को क्या लग रहा होगा? T2। तो जब हम M1 के इक्विलिब्रियम करेंगे तो हम बोलेंगे T1 बराबर है M1G के। और जब हम M2 का इक्विलिब्रियम देखेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है ना, नेट फोर्स 0 है, मतलब हम बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस पे जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो T2 बराबर होगा T1 प्लस M2G। और T1 की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे, ऊपर से T1 की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा ना। T2 निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे ना, T2 के लिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें, अगर T2 निकालना है और हम दोनों को सिस्टम ले लें, इस पूरे को सिस्टम ले लें, तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स कितना लग रहा है? नीचे को। हाँ, तो इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे, तो हम बोलेंगे M1 प्लस M2 इंटू जी, नीचे को फोर्स है, और ऊपर को कितना फोर्स है सिस्टम पे? T2। तो सिस्टम अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम अपनी जगह इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 बराबर है M1 प्लस M2 इंटू जी के।
इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि वो अपनी जगह रुका हुआ है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, उस पर फोर्स बैलेंस है। इक्विलिब्रियम मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है ना। इक्विलिब्रियम हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे अभी आगे ना, अभी बस इतना समझ लो कि फोर्स बैलेंस है इक्विलिब्रियम मतलब। ये T2 के लिए मेथड 2 था ना, ऊपर M2 लिख देना, मेथड 2। देखो यहाँ पर हमने एक M मास लिया है, उसको दो स्ट्रिंग से ऐसे अटैच किया, एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और दूसरी स्ट्रिंग वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर है। तो अब हमें बताना है T1 T2 की वैल्यू क्या रही होगी। साइन 37 की वैल्यू 3/5 होगी, कॉस 37 की 4/5। कल्पेश ये वाला लास्ट स्लाइड हो गया ना कल्पेश तेरा? ठीक है ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। इस पे नीचे को mg लग रहा है, इधर को T2 लग रहा है और इधर को T1 लग रहा है ना। स्ट्रिंग अपनी तरफ सब पुल करे होंगे, ये वाली स्ट्रिंग इधर पुल करेगी, ये वाली स्ट्रिंग इधर पुल करेगी ना, और ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हर तरफ जीरो है, तो हम एक्सिस लेंगे ना। अब एक्सिस हम किधर भी ले सकते हैं, मान लो हमने इधर को एक्सिस लिया हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमने एक्सिस लिया है, तो हम सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। mg ऑलरेडी वर्टिकल में है, T1 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, T2 को रिजॉल्व करना है, तो T2 को इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 cos 37 और इधर आ जाएगा T2 sin 37 ना। तो M पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे को उसका वेट है, इधर को है T2 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, ऊपर को है T2 cos 37 मतलब 4/5, 4/5 T2 और इधर को है T1 ना। और ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्सेस बैलेंस है। फोर्सेस बैलेंस है तो एक्स वाले अपना एक्स से बैलेंस करेगा, वाई वाले में वाई वाले से बैलेंस होगा ना। तो T1 इससे बैलेंस हो रहा होगा और ये वाला इससे बैलेंस हो रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम बोलेंगे 4/5
T2 बराबर होगा mg, तो T2 इक्वल टू आया 5/4 mg। अबे सिद्धेश, जहां पे डाउट है वो पूछो ना। और एक्स में जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे, अनम्यूट करके पूछो सिद्धेश क्या डाउट है। एक्स में जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो T1 इधर है और ये वाला 3/5 T2 इधर है, तो ये आपस में बैलेंस होंगे। आवाज नहीं आ रही क्लियर? हेलो। T2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे ना। ये 3/5 4/5 कैसे आ गया, ये याद रखना है आपको, sin 37 और cos 37 की वैल्यू, ये याद रखना है। हाँ 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 हाँ। यार आवाज नहीं आ रही तेरी, हेलो। हाँ, डायग्राम में mg किधर, mg हमेशा वेट होता है ना, नीचे को एक्ट करता है। mg जो होता है वेट होता है, वो हमेशा नीचे को एक्ट करता है। और ये T2 T1 दिए थे, इनको रिजॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। वेट हमेशा नीचे को एक्ट करता है ना। पार्थ देखो, अगर आप फोर्स बैलेंस करके सोचते हो तो उसमें केवल आप मैग्नीट्यूड लिखते हो ना। अगर आप सबका सम बराबर 0 करते हो तब प्लस माइनस यूज करोगे। यहाँ पे देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला इससे बैलेंस है, तो मतलब डायरेक्शन तो दोनों के अपोजिट है। बैलेंस कब होगा? जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे ना। तो यहाँ हम बस मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे, यहाँ आप साइन नहीं लगाएंगे ना। और ये वाला इससे बैलेंस है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर है इसके मैग्नीट्यूड के। अगर हम इनमें बोला जाता है नेट फोर्स बताओ एक्स एक्सिस में, तो हम इनको साइन के साथ लिखते हैं और वो बराबर करते 0 के। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, एक सपोज 5 kg का ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, और इस पे हमने इधर से फोर्स लगाया कुछ 45 न्यूटन का ना। ये दोनों स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं ना, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। जब तक फ्रिक्शन पड़ा नहीं है तब तक फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना, स्मूथ है। तो हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक और कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक भी बताना है।
3 एक्सेलरेशन 3 हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स 30 न्यूटन। हाँ सही है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे कैसे सोचेंगे, हम यहाँ पर जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा ना, तो इस पे नॉर्मल इधर को लगाएगा, नॉर्मल हमेशा पुशिंग नेचर का है ना, तो ये वाला इस पे इधर को नॉर्मल लगाएगा और ये वाला इस पे इधर लगाएगा ना, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर एफबीडी में आप डायग्राम कैसे बनाओगे, 5 kg वाले का क्या डायग्राम होगा, इधर से लग रहा होगा एफ और इधर से इनके बीच का नॉर्मल मान लो वो एन है, तो एक्शन रिएक्शन 5 वाला इस पे नॉर्मल इधर को लगा रहा होगा 10 kg वाले पर ना, तो ये 10 वाला इस n के वजह से चल रहा होगा और ये 5 वाला इन दोनों की वजह से चल रहा होगा। ये बात सबको समझ आई ना, f और n का रिजल्टेंट इसको इधर ले जा रहा होगा और इसको ये n ले जा रहा होगा इधर, दोनों को ये क्या कर रहा होगा, पूरे सिस्टम को ये 45 न्यूटन इधर ले जा रहा होगा ना, और दोनों साथ साथ ही चलेंगे ना, अलग अलग नहीं चल सकते, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मान लो ये a से जा रहा है, ये a से जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसके लिए एक्सेलरेशन लिखें, x डायरेक्शन में हम देखें तो x डायरेक्शन में यहाँ देखो y में देखने की जरूरत नहीं है ना, y में जो भी mg होगा वो यहाँ पे जो नॉर्मल आया होगा उससे बैलेंस होगा ना, y में कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल x में ही देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये F और N दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये जा रहा है इधर को ना, तो इनमें कौन सा फोर्स बड़ा होगा, और F और N में अगर ये जा रहा है इधर को तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ, F वाला ना, तो हम यहाँ नेट फोर्स कितना बोलेंगे एक्स एक्सिस में, F माइनस एन ना, नेट फोर्स बोलेंगे F माइनस एन है, ये नेट फोर्स हुआ, और नेट फोर्स बराबर कर देंगे M इंटू ए के, ये भी इधर को A से जा रहा है, ये भी इधर को A से जा रहा है, और इसके लिए जब सोचेंगे तो इस पे नेट फोर्स कितना है N। हाँ मन, हाँ फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे ना, इसीलिए नेट फोर्स F माइनस एन करेंगे तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा ना, इस पे नेट फोर्स कितना है N, तो नेट फोर्स बराबर M इंटू ए, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 15A। तो इसकी वैल्यू डाल दो, ये 45 है, 15 है, तो ए की वैल्यू आ गई 3। अब ए आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में रख दो ना, तो इनके बीच का एन आ जाएगा ना, मान लो थर्ड इक्वेशन में रख दिया, ना थर्ड में रखो या फर्स्ट में, कोई भी एक में रखो तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम दोनों ब्लॉक को एक साथ भी सिस्टम पकड़ सकते थे, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम दोनों को एक साथ सिस्टम पकड़ करके भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम दोनों को एक साथ सिस्टम पकड़ते तो हम क्या क्या बोलते, फोर्सेस लग रहे हैं, 5 और 10 दोनों को हमने एक साथ सिस्टम पकड़ा, तो इस पे बाहर से फोर्स कितना है, 45 न्यूटन, यही एक फोर्स है ना, तो ये पूरे सिस्टम को इधर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम बोलेंगे पूरे सिस्टम पे F बराबर एम है, F कितना है 45, M कितना है 15 इंटू ए, तो इससे ए की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ए आ गया तो कोई एक की इक्वेशन लिख दो, 5 की या 10 की ना, कोई एक की इक्वेशन लिखो और उस पे ए की वैल्यू डाल दो। हाँ पार्थ, अभी देखो हम आंसर निकालना तो ठीक है, हमें अभी ये भी समझना है ना कि और क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए हम सभी तरीके से कर रहे हैं। एग्जाम में तो आंसर निकालना तो ऐसे कर दो। भावेश क्या बोलना चाह रहा है, फिर से बोल एक बार, भावेश का डाउट सुनो भाई सब लोग। हाँ भावेश बोलो।
कल भी लग रहा है मूवी नाइट चल रही थी तुम्हारी। हाँ वो तो सुन लिया मैंने। ये देख, ये एक चीज ये ध्यान रखो कि जो फोर्स जिस ब्लॉक पे आप लगाओगे उसी पे लगता है ना, चमत्कार नहीं होता कि किसी का वेट किसी और पे लग रहा है, किसी पे फोर्स लगाया वो फोर्स कहीं और लग रहा है ना। यहाँ पे आपने ये एफ किस पे लगाया है, इस पे लगाया है या इस पे लगाया है, 5 पे लगाया है या 10 पे लगाया है। कैपिटल एफ वाला फोर्स 5 पे लगा है या 10 पे लगा है, 5 पे लगाया है ना, तो वो 5 पे ही लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये इसको प्रेस करेगा तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो 10 पे केवल क्या लगेगा, नॉर्मल। अगर मैं ये एफ हटा दूं तो लगेगा नॉर्मल क्या, एफ हटाते या नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा ना। तो एफ जिस पे लगाओगे उसी पे लगेगा, उसके वजह से जो नॉर्मल आ रहा है वो लगेगा 10 पे, तो वो हमने लगा दिया ना 10 पे ना। अब ये नहीं कि ये एफ भी उठा के यहाँ लगा दिया, वो गलत हो जाएगा फिर। जिस पे जो फोर्स लगाया जाता है उस पे ही आपको सोचना रहेगा, उसको दूसरे पे नहीं लगाना है। एफ कैसे फाइंड किया, एफ तो दिया था ना क्वेश्चन में। अमन एफ की वैल्यू तो दी हुई थी ना, क्या पूछना चाह रहा है, मैं समझ नहीं पाया तेरा क्वेश्चन। अच्छा एन की वैल्यू, ये ए देख आया है ना यहाँ पर। आपको एन निकालने के लिए तो कोई एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, या तो ये वाली या ये वाली। फिर इसमें ए की वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। समझा अमन क्या बोल रहा हूँ। हाँ एक्सेलरेशन तो 4 आ जाएगा। मान लो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 and 3 kg N1 है और 3 and 5 kg N2 है ना, तो N1 और N2 बताना है। एक्सेलरेशन तो 4 है, सबका सही है। हाँ श्रीहरि का सही है, N1 32 है और N2 भी एक बार चेक कर लेता है, 1 मिनट।
N2 की वैल्यू तो 30 आ रही है श्री हरी, तूने 20 बोला है। हाँ, N1 32, N2 30। चलो अब सॉल्व करते हैं ना। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना तो आसान है। पूरे को अगर हम सिस्टम पकड़ लें, इस पूरे को सिस्टम पकड़ लें, तो पूरे सिस्टम का पे फोर्स क्या लग रहा है, इधर से 50 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन। तो ये पूरा सिस्टम किधर को जाएगा, इधर को जाएगा ना, सारे ब्लॉक एक साथ जाएंगे ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इधर को वो ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो और पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना बोलोगे, इधर को 50 इधर को 10, तो आप बोलोगे 50 माइनस 10, ये नेट फोर्स हो गया ना। नेट फोर्स बराबर मास, पूरे सिस्टम का मास कितना है 2 + 3 + 5 ना। नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। तो इससे ए की वैल्यू आ गई, तो ए इससे आ जाएगा। अब n निकालने के लिए आपको अलग अलग सिस्टम लेना पड़ेगा, 2 को अलग लो, 3 को अलग लो, 5 को अलग लो। तो अगर हम इनका बीडी बनाए तो सिस्टम में क्या दिख रहा होगा, 2 kg वाले पे इधर से F1 लग रहा है, और 2 वाले ने 3 पे N1 इधर लगाया होगा, तो 3 वाला 2 पे N1 अपोजिट में लगाएगा। और 3 वाले पे अगर हम देखें तो 2 वाले ने इधर को N1 लगाया होगा, और N1 की वजह से ये इधर जाना चाहेगा तो 5 को प्रेस करेगा। 5 को प्रेस करेगा तो 5 वाला इस पे अपोजिट में N1 N2 लगा देगा, और एक्शन रिएक्शन 5 वाले पे आगे को N2 लग जाएगा, और इधर से उस पे F2 लग रहा है। अब आप N1 N2 निकालने के लिए कोई एक की इक्वेशन लिख दो। मान लो हमने 2 वाले की इक्वेशन लिखी, 2 वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो उससे हमें N1 की वैल्यू मिलेगी ना। 2 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं 2 kg वाले पर, इधर को F1 और पीछे को N1, और ये जा रहा है इधर को ना, सब इधर को जा रहे हैं। तो इन दोनों में आगे नेट कौन सा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, F1 बड़ा हुआ, N1 छोटा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, F1 माइनस N1 इक्वल टू M इंटू ए। F1 की वैल्यू कितनी आ रही है 50 माइनस N1 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना आया 4। हाँ, ये तो 42 न्यूटन आया। तो उस टाइम क्या गड़बड़ हुआ था, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। सही है, ये सही है ना, मैंने उस टाइम कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी। हाँ, यही आएगा यही आएगा, सही है। फिर देखो, अब N2 निकालना है तो आप या तो इसकी इक्वेशन लिख दो या फिर इसकी इक्वेशन लिख दो। तो हम इसकी लिख देते हैं 5 वाले की ना। 5 kg वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जा रहा है देखो इधर को ना, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ है, N2 बड़ा हुआ है या F2 बड़ा हुआ, N2 बड़ा हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, N2 माइनस F2 कितना है 10, N2 माइनस F2 बराबर M इंटू ए कितना है 4। नेट फोर्स बराबर M इंटू ए किया है ना, ये क्या है नेट फोर्स F बराबर M इंटू ए किया है। तो इससे N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, सभी को क्लियर है। सिद्धेश, जो भी डाउट है अनम्यूट करके पूछो।
यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है ना। टेंशन 30 न्यूटन और एक्सेलरेशन 10। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे। हम देखो अगर यहाँ पर इस पे देखे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, तो इधर को 50 लग रहा है और पीछे को टेंशन लग रहा होगा ना, और इस पे केवल आगे को टेंशन लग रहा होगा। स्ट्रिंग हमेशा दोनों एंड पे स्ट्रिंग का टेंशन आप ऐसे अंदर को बना दोगे ना, इस पे टेंशन पीछे को और इस पे टेंशन आगे को। तो जब हम 2 वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे, दोनों आगे को ए एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे, तो 2 वाले के लिए इक्वेशन क्या होगी, एफ माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। और 3 वाले के लिए इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू एम इंटू ए। दोनों ऐड कर लेंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 5a। एफ की वैल्यू है 50, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर ए की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो ना, मान लो यहाँ पे रख दिया, तो टी की वैल्यू आ गई 30। फिर ए निकालने के लिए हम लोग दोनों को सिस्टम लेकर के भी कर सकते थे, ना। अगर हम दोनों को सिस्टम लेते तो हम क्या बोलते, 3 kg और 2 kg। ये पूरे पे इधर को फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम इस फोर्स की वजह से इधर को जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स बस हॉरिजॉन्टल में एक ही है ना, 50 न्यूटन। तो हम बोलते हैं एफ बराबर एम इंटू ए। एफ की वैल्यू 50 है, ये 5 हो गया इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ जाती 10। ए आ गया तो फिर कोई एक की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, टी निकालने के लिए कोई एक की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नोट नोट कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। ये इनके मास लिखे हुए हैं ना, 2 kg, 3 kg, 5 kg। एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और T1 T2 की वैल्यू निकालनी है ना। T1 T2 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, T2 की वैल्यू 60 है और T1 की वैल्यू हो जाएगी 36। हाँ, T1 की वैल्यू 36। थर्टी सिक्स आएगा भाई श्रेयस। चलो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पूरे को सिस्टम पकड़ लेंगे ना। पूरे को सिस्टम पकड़ लेंगे तो पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, इधर के डायरेक्शन में 100 और पीछे को 20, तो नेट फोर्स कितना आएगा 100 माइनस 20 ना। और ये नेट फोर्स इधर को है तो इसलिए पूरा सिस्टम इधर को चलेगा ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में पूरा सिस्टम इधर को जा रहा होगा ना। तो पूरे सिस्टम के लिए हम लगाएंगे नेट फोर्स 100 माइनस 20, नेट फोर्स बराबर एम कितना हुआ टोटल 2 + 3 + 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ए आ गया। तो अब हम कोई एक की इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन आएगा। मान लो हमें 5 kg का लिखना है तो टेंशन कैसे लग रहा होगा, 5 वाले पे टेंशन ऐसे पीछे को लग रहा होगा और 3 वाले पे T2 ऐसे आगे को। सेम वे में यहां देखोगे तो T1 पीछे को और इस पे T1 आगे को ना। हमेशा जो भी स्ट्रिंग होगी ना उसके दोनों एंड पे टेंशन ऐसे अंदर को दिखाते हैं ना। इस वाले जो भी कनेक्टेड होगा यहाँ पे उसको इधर को खींचेगा और जो यहाँ कनेक्टेड होगा उसको इधर को। हमेशा टेंशन में दोनों एंड पे अंदर को दिखाना है ना। तो अब हम 5 kg वाले का अगर इक्वेशन लिखें तो 5 वाला जा रहा है देखो इधर को ना, एक्सेलरेशन इधर है और इस पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं 5 kg वाले पर, इधर को लग रहा है 100 न्यूटन और पीछे को लग रहा है T2 और वो जा रहा है इधर को। तो इसका मतलब 100 वाला बड़ा है, T2 छोटा है, तो नेट फोर्स बोलेंगे 100 माइनस T2 इक्वल टू M इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8, तो इससे T2 की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 40 मतलब 60 न्यूटन। अब हम लोग 3 वाले का भी इक्वेशन लिख सकते हैं या 2 वाले का, तो 2 वाले का लिख देता हूं। 2 वाले का जब हम लिखेंगे, 2 वाले पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इधर को लग रहा है 20 और इधर को लग रहा है T1। हाँ, T माइनस एफ करना है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा T1 और पीछे को लग रहा है 20 न्यूटन। हाँ 36 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है इधर को, अगर ये इधर जा रहा है मतलब T1 बड़ा है और F2 छोटा है ना, तो हम लिखेंगे T1 माइनस 20 नेट फोर्स है। तो T1 माइनस 20 बराबर M इंटू ए कितना आया हुआ है 8, तो इससे T1 की वैल्यू आ जाएगी 20 + 16। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या हुआ यहां तक? यस सर। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट अब प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक इंक्लाइन प्लेन पे मान लो ब्लॉक रखा है और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है
फ्रिक्शन नहीं है, इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही होगी। ये स्मूथ है। हाँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा और नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे देखो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। इस ब्लॉक पे नीचे को इसका वेट एक्ट कर रहा है एम जी, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें ना, रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल थीटा आता है ना। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल कितना आएगा। देखो अगर ये थीटा है, ये वाली लाइन देखो ये नॉर्मल बनाई हुई है ना मैंने, लाइन प्लेन के नॉर्मल लाइन है ये वाली, तो ये एंगल 90 है। अब देखो ये एंगल भी 90 होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इतना एंगल कितना आएगा थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये एंगल थीटा आएगा ना। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन है तो उस पे मैं एक अगर वर्टिकल लाइन बना दूं और एक ऐसे नॉर्मल के इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल लाइन बना दूं ना, ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल वाली लाइन है, तो इनके बीच का एंगल भी वही आएगा जो यहाँ का इंक्लिनेशन होगा। अगर यहाँ का इंक्लिनेशन थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। ये आपको याद रखना है ना, बार बार निकालेंगे नहीं हम लोग। अभी मैंने निकाला, ये समझ आया सबको। ये वाली मैंने नॉर्मल लाइन बनाई है ना, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल, तो इसलिए ये वाला एंगल 90 है ना। ये वाला एंगल 90 है, इतना 90 माइनस थीटा था, तो ये हमारा थीटा आ गया है। तो देखो यहाँ पर mg का इस लाइन के साथ एंगल कितना बनेगा, mg किधर होगा वर्टिकल में ना, mg किधर होगा वर्टिकल में, और ये नॉर्मल वाली लाइन के साथ उसका एंगल कितना बनेगा थीटा ना। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा ना। कोई भी लाइन के साथ थीटा एंगल है तो उधर mg cos थीटा ले लेंगे ना, और दूसरी वाली कंपोनेंट mg sin थीटा। फिर हमको पता है कि ये यहाँ पे जो ब्लॉक होगा वो किधर को जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, एक्सिलरेट करके। इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे तो इधर ही जाएगा ना स्लिप करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे एक्सिस ले लूं, इधर को एक्स एक्सिस ले लूं इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लूं। हमेशा देखो आप ट्राई यही किया करो एक्सिस लेने में कि जिधर को जा रहा है उधर को एक्स एक्सिस लो और उसके परपेंडिकुलर में वाई, तो थोड़ा सॉल्विंग इजी रहेगा ना। लेने को आप किधर भी लो सब सही है, लेकिन सॉल्विंग इजी तभी पड़ेगा जिधर को ए है एक्सेलरेशन है उधर को एक्स लो। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, वो अगर इधर को जा रहा है एक्स में जा रहा है तो वाई में उसका एक्सेलरेशन क्या हो रखा है, वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है ना।
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है ना, y में एक्सेलरेशन 0 है मतलब y में फोर्स बैलेंस है, तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में n है, वो n mg cos थीटा से बैलेंस है। और x डायरेक्शन में केवल कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा, तो x डायरेक्शन का फोर्स जो है mg sin थीटा वो F हो गया ना, तो ये F बराबर m इंटू ए, तो m कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा ना। ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है ना, इंक्लाइन प्लेन पे हम जब भी रखेंगे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, तो वहां पे हमेशा एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू होती है mg cos थीटा। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो ये तो रिजल्ट आप याद ही रखो ना। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल होता है mg cos थीटा और एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। देखो हमने ये लगाया ना F इक्वल टू एम ए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग F इक्वल टू एम ए लगाया, F की वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, mg sin थीटा ना, तो ये रख दिया, ये F है, और वो बराबर कर दिया m इंटू ए के, एक्स एक्सिस में F इक्वल टू एम ए लगाया है। ठीक है, नोट कर लो। n कैसे आया, n के लिए देख ना भाई, अबे यार कल्पेश ऐसे थोड़ी होता है, डाउट पूछ जो भी है पूरा एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं होगा। y एक्सिस में देखो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस है ना, y एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो ऊपर को फोर्स है जितना y में उतना ही नीचे को लग रहा होगा, तभी ना ये बैलेंस हुए होंगे। अगर n बड़ा होता तो इधर जाता है, mg cos थीटा बड़ा होता तो नीचे जाता है, बट ना तो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, मतलब दोनों इक्वल हैं। और इधर को हमने लगा दिया mg sin थीटा, इसको नीचे ले जा रहा है, तो वही यहाँ पे f है, तो f बराबर ma लगा दिया। जो भी डाउट है, अगर अभी भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। कल्पेश, सिद्धेश, ओके ओके ना। देखो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कोई भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, आपने कोई भी इंक्लाइन प्लेन लिया, उस पे कोई ब्लॉक रखा, तो आपको ये याद रखना है कि जो ये mg होगा, mg का इधर वाला कंपोनेंट आता है mg sin थीटा ना, ये बार बार यूज होगा, इसलिए आपको इतना तो याद ही रखना है कि इधर वाला mg sin थीटा आएगा और इधर वाला mg cos थीटा आएगा। अब नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और ये जा रहा है इधर को ना, अगर ये इधर को जा रहा है मतलब ये दोनों बैलेंस हैं आपस में, तो आप बोल दोगे n बराबर mg cos थीटा, और ये लेके जा रहा है, तो ये ही आपका फोर्स है। एक्स एक्सिस का फोर्स कौन है, mg sin थीटा, तो फोर्स अपॉन मास कर दो, एक्सीलरेशन आ जाएगा ना। और ये एंगल थीटा बनता है, ये भी याद रखना है ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग होमवर्क आज का डिस्कस कर लेते हैं, होमवर्क क्या क्या देना है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। अबे पार्थ बाय नहीं, पहले होमवर्क नोट करो। फिर फायदा नहीं होगा श्रेयस पढ़ाने का, अगर आप जो पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं होगी उसकी तो।
होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1। अब नेक्स्ट क्लास में तो काइनेमेटिक्स का वो डाउट डिस्कशन है ना। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3। इसमें देखो मॉड्यूल में स्प्रिंग फोर्स भी दिया हुआ है। स्प्रिंग फोर्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना, तो अभी वो देख के परेशान नहीं होना कि ये छूट गया। स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा अभी आगे। और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। फिर इलस्ट्रेशन 4। अब एलओएम के क्लास नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा ना, तो इतना तो होमवर्क देना ही पड़ेगा। तुम लोग नहीं बोर हो जाओगे, मुझे याद करोगे सर ने कुछ दिया ही नहीं। फाइव नहीं करना है अभी, 4 तक। फाइव भी कर ही लो। इलस्ट्रेशन 5, 6। ट्राई कर लेना, अगर आया नहीं आया हम लोग क्लास में करेंगे, अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, इतना कर लो ना। ठीक है, इतना कर डालो अभी ना। आज का होमवर्क इतना ही है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उस टाइप का नहीं कराए हुए हैं, बट आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना सेशन। हाँ, सैटरडे हॉलीडे है ना। सैटरडे हॉलीडे वो करा दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। ना सके।